रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। रमेश अपने छोटे से मिट्टी के घर के अंदर बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने बिस्तर पर उसका 8 साल का बेटा चिराग लेटा था। बच्चे का चेहरा लाल था और शरीर बुखार से तप रहा था। उसकी पत्नी सीमा बार बार गीले कपड़े से बच्चे का माथा पोंछ रही थी। सीमा की आंखों में डर था। रमेश, इसका बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अभी दवा नहीं मिली तो हालत और खराब हो सकती है। हमें कुछ करना होगा। रमेश ने बच्चे का माथा छुआ। उसका हाथ तुरंत पीछे हट गया। बुखार सच में बहुत तेज था। गांव की दुकान बंद हो चुकी होगी, लेकिन मैं शहर वाले रास्ते की मेडिकल दुकान तक जाता हूँ। शायद वह अभी खुली मिले। सीमा ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था। इतनी रात को अकेले मत जाओ। आज अमावस्या है और खेतों के बीच का रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है। रमेश ने धीरे से टॉर्च उठाई। बेटे की जान से बड़ा डर कोई नहीं होता। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। चिराग बुखार में बुदबुदाया। पापा, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी आना। रमेश का दिल भारी हो गया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गांव की कच्ची सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। आसमान में चांद नहीं था। केवल दूर दूर कहीं बादलों के पीछे हल्की बिजली चमक रही थी। चारों तरफ खेत थे। हवा में मिट्टी की गंध और कहीं कहीं सड़े पत्तों की बू भी थी। वह तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। रमेश थोड़ा रुका। बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रास्ता बिल्कुल सुनसान है। आपको डर नहीं लगता? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। डर उन लोगों को लगता है जो रास्ते को नहीं जानते। मैं यहाँ सालों से बैठा हूँ और रात की आवाजें पहचानता हूँ। रमेश ने जल्दी से कहा। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं दवा लेने जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी में हूँ। बूढ़े ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे कहा। अगर रास्ते में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। रमेश को यह बात अजीब लगी। कोई मेरा नाम क्यों बुलाएगा? यहाँ तो आसपास कोई रहता भी नहीं। रात में सब कुछ वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी आवाजें इंसानों की नहीं होती। रमेश के पास रुकने का समय नहीं था। वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रास्ता खेतों से निकलकर जंगल के किनारे पहुंच गया। यह वही छोटा रास्ता था जिससे शहर जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन रात में यहां से गुजरना आसान नहीं था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई। रमेश रुक गया। पीछे अंधेरा। आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी सीमा जैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई। पीछे मत देखना। रमेश ने कदम तेज कर दिए। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा जोर से। रमेश, रुक जाओ। अब आवाज उसके बेटे चिराग जैसी थी। रमेश का दिल टूटने लगा। उसने दांत भींच लिए। वह आगे चलता रहा, लेकिन पीछे से कदमों की आहट आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक आवाज फिर आई। पापा! यह बिल्कुल चिराग की आवाज थी, इतनी साफ कि रमेश का दिल कांप गया। उसने लगभग पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर मैंने पीछे देखा और ये सच नहीं हुआ तो मैं समय बर्बाद कर दूंगा। मुझे बस दवा लेकर वापस जाना है। वह तेज चलने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह शहर की छोटी मेडिकल दुकान तक पहुंच गया। दुकान में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दुकानदार बूढ़ा आदमी था। इतनी रात को कौन आया है? इस समय लोग आमतौर पर घरों से बाहर नहीं निकलते। रमेश ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई। दुकानदार ने दवा दी, फिर गंभीर होकर बोला। वापस जाते समय जल्दी जाना। इस रास्ते पर कई लोग रात में आवाजें सुनने की शिकायत करते हैं। रमेश ने सिर हिलाया।
वह तुरंत वापस चल पड़ा। अब रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि रमेश को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, रमेश। इस बार आवाज बहुत पास से आई, जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा हो। रमेश का गला सूख गया, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। लेकिन रात का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगल के पेड़ हवा के बिना भी हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। फिर अचानक पीछे से वही आवाज आई, रमेश। इस बार आवाज बहुत पास थी, इतनी पास कि जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पीछे खड़े होकर फुसफुसाया हो। बस थोड़ा और, बस गांव तक पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पीछे नहीं देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, पीछे से आने वाली आहट भी तेज होती जा रही थी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर उसके पीछे चल रहा हो। कुछ कदम बाद अचानक आवाज बदल गई। अब वह सीमा की आवाज थी। रमेश, रुक जाओ। चिराग की हालत और खराब हो गई है। जल्दी पीछे आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दांत भींच लिए। ये सच नहीं हो सकता। सीमा घर पर है और चिराग मेरे इंतजार में होगा। ये सब सिर्फ धोखा है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार रोने की आवाज के साथ। रमेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कदम रोकने ही वाले थे, लेकिन उसी समय उसे सड़क किनारे बैठे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। अगर कोई नाम लेकर बुलाए, पीछे मत देखना। रमेश ने खुद को संभाला और तेज चलने लगा। जंगल का वह हिस्सा सबसे डरावना था, जहां पेड़ इतने घने थे कि आसमान बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही जाती थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ बर्फीली सांस छोड़ दी हो। फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल अलग, भारी और धीमी। रमेश, तुमने मेरी बात नहीं मानी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज न सीमा की थी, न चिराग की, यह किसी और की थी। वह रुक गया, लेकिन उसने फिर भी पीछे नहीं देखा। तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा बीमार है और मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही भारी आवाज आई, तुम्हारा बच्चा अब ठीक है, क्योंकि मैं उसे दवा दे चुका हूँ। अब तुम्हें बस एक बार पीछे मुड़कर देखना है। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये झूठ है। मेरा बेटा घर पर है और दवा मेरे हाथ में है। रास्ता अब गांव के पास पहुंच रहा था। दूर कुछ घरों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। रमेश को उम्मीद की झलक मिली, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज दौड़ने लगी। टक टक टक, जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। फिर अचानक उसके बेटे की आवाज आई, पापा। इस बार आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे कोई दर्द में हो। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप पीछे क्यों नहीं देख रहे? मैं गिर गया हूँ। रमेश के कदम रुक गए। उसका दिल टूटने लगा। वह कुछ पल तक खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में मेरा बेटा पीछे है, तो मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूँ? उसने धीरे धीरे सांस ली और पीछे मुड़ गया। जैसे ही रमेश ने पीछे देखा, टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी, लेकिन वह चेहरा इंसान का नहीं था। वह एक काली परछाई थी। तुमने आखिरकार पीछे देख ही लिया। अब रास्ता खत्म हो गया है। रमेश डर से पीछे हट गया। उसके हाथ से दवा की बोतल गिर गई। टॉर्च जमीन पर लुढ़क गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ जा रहे थे, उन्हें सड़क किनारे कुछ पड़ा दिखाई दिया। वह रमेश की टॉर्च थी और उसके पास दवा की टूटी हुई शीशी। लेकिन रमेश कहीं नहीं था। लोगों ने पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी समय रमेश के घर में एक अजीब घटना हुई। चिराग सुबह उठकर बैठ गया। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। सीमा ने हैरानी से पूछा, चिराग, तुम्हें दवा किसने दी? तुम्हारे पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं।
पापा रात में आए थे, उन्होंने मुझे दवा दी और कहा कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। सीमा के हाथ से गिलास गिर गया, क्योंकि उस रात रमेश कभी घर वापस नहीं आया था।